एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। पाकिस्तान ने फिर से हमारे S-400 जो कि हमें डिलीवर होने वाला है 2020 से, उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी अंत से, तो उस पर फिर से बयान दिया है उन्होंने और तीन चीजें मोटा मोटी उन्होंने कही है और तीनों चीज को मैं आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला ये बयान था कि यह जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है S-400 का और जो इसकी डिलीवरी 2020 के अंत तक होने वाली है भारत को, वो क्षेत्र में इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। तो क्या जब चाइना ने इसको लिया तब इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ? दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इससे आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी एशिया में या इस रीजन में। तो आर्म्स रेस या किसी भी प्रकार की रेस तब होती है जब आप मुकाबले में हो। जब पाकिस्तान हमारे कोई मुकाबले में ही नहीं है तो वो हमसे रेस क्या करेगा? पहले जाके कटोरे में थोड़ी भीख लेकर आए और उससे तब जाके वो आर्म्स खरीदे, और वो भी आर्म्स वो केवल चाइना से खरीद सकते हैं। रशिया से तो वो कोई भी हथियार की डील करना भूल ही जाए, क्योंकि हमने यह जाना ही है पहले कि रशिया ने यह साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान से साथ डील करेगा पर भारत की कीमत पर नहीं करेगा। यानी कि भारत को वो नहीं छोड़ सकता है। भारत यदि किसी चीज से ना खुश है तो वो डील पाकिस्तान के साथ रशिया नहीं करेगा या उस प्रकार का व्यवहार पाकिस्तान के साथ रशिया नहीं करेगा। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि भारत S-400 का प्रोक्योरमेंट करके यह ना सोचे कि वो पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी से ज्यादा कुछ हासिल कर ले रहा है। उनका कहना है कि अभी भी उनके पास बहुत अच्छी डिफेंस कैपेबिलिटी है और भारत उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने का फैसला ना करे। तो ये सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि S-400 की क्या काबिलियत है। वो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या किसी भी उड़ने वाली चीज को भारत की सरजमी पर पहुंचने नहीं देगा। और रही बात डिफेंस कैपेबिलिटी की, तो डिफेंस कैपेबिलिटी उनकी हम जानते ही हैं। हमारे प्लेन उनके यहाँ बम गिराकर आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, उनको रात के अंधेरे में दिखता ही नहीं है। तो ये उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी है। S-400 आपके लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। S-400 है चीन के लिए और इस क्षेत्र में उन सभी देशों के लिए जो कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। पाकिस्तान के पास तो नजर ही नहीं है, वो हमें नजर उठा के क्या देखेंगे। पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सभी जानते हैं, पर उनकी नापाक हरकतें चालू है। लंदन को पाकिस्तान बनाने पे तुले हुए कुछ पाकिस्तानी नागरिक अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जलाना चाहते हैं और यह वो 26 जनवरी के दिन में करेंगे। और लंदन में जो भारत की एम्बेसी है उसके सामने ही ये किया जाएगा। कुछ 5000 लोगों की पूरी एक टीम बनाई गई है, कुछ 5000 लोग इकट्ठा किए गए हैं और इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। यह पूरी तरह से लंदन में फैल चुका है और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में फैल चुका है। लंदन में जो भारतीय अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज का संज्ञान यूके के अलग अलग ऑफिशियल्स को करवा चुके हैं और इस प्रकार की चीज नहीं होने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार के प्रोपेगेंडा वॉर में घुसा हुआ है। और अभी जो इलेक्शन भी हुए थे यूके में वो इसी बेसिस पे हुए थे कि भारत का कश्मीर पर दावा का वो समर्थन करेंगे और तब जाके उनको वोट दिए गए थे भारतीय कम्युनिटी के द्वारा। तो इस प्रकार की चीज यदि लंदन में, इंग्लैंड में या यूके में होती है तो यह बिल्कुल ही गलत चीज है। और भारत यदि इस प्रकार की चीज होने देता है तो यह भारत की सबसे बड़ी नाकामयाबी मानी जा सकती है, क्योंकि भारत को इस प्रकार की जो प्रोपेगेंडा वॉर है उसमें भी कूदना चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने पैसे इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में लगाता है, हालांकि इससे हासिल बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर फिर भी एक मेंटेलिटी और माइंडसेट होता है उन लोगों का जो कि अपने देश के प्रति इज्जत रखते हैं और अपने देश के प्रति कुछ भी कर सकते हैं। तो यदि इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को जलाने की बात होती है तो यह सब हमारी मानसिकता पे एक प्रहार करता है कि हम क्या इतने कमजोर हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को अपने ध्रुव विरोधी देश के नागरिकों द्वारा जलाने देते हैं। वहीं बात करें FATF की, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अभी है, पर वो इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। फरवरी में एक मीटिंग होने वाली है, फरवरी 2020 में एक मीटिंग होने वाली है जिसमें इस चीज का फैसला किया जाएगा कि उसको ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं। यहां पर मैं बता दूं कि एक बीजिंग में एक मीटिंग चल रही है जिसमें कि यह चेक किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जितने कार्य दिए गए थे, जितने नॉन कंप्लायंसेस दिए गए थे, उसको कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चाइना उससे बहुत ज्यादा खुश है,
इसके साथ ही यूएस भी उससे खुश है और वेस्टर्न कंट्रीज भी उससे खुश हैं जो उन्होंने टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई की हो ना की हो, पर यह देश जरूर उनसे खुश है और इस चीज की ओर इंगित करते हैं, इस चीज की ओर इशारा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालकर एक नॉर्मल लिस्ट में डाला जा सके। हम जानते हैं कि हम कई समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्रे लिस्ट से वो ब्लैक लिस्ट हो जाए, पर अफगानिस्तान में जिस प्रकार से अमेरिका फंसा हुआ है तो अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान ही उनकी नैया पार लगा सकता है। और जो पीस टॉक हो रही थी वो सुनने में आया था कि पाकिस्तान के कारण ही पीस टॉक टूटी, पाकिस्तान ने ही तालिबानी लोगों को भड़का के इस प्रकार की चीजें की है। तो अमेरिका चाहता है कि तालिबान के साथ पीस टॉक हो जाए, अफगानिस्तान में पीस टॉक हो जाए और वो वहां से बाहर निकल सके। इसलिए यह हो सकता है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करे और आगे आने वाले समय में उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का फैसला भी करे। अब बात करते हैं अपने इंडिजीनस अर्जुन टैंक की। अर्जुन टैंक का MK1A का भी ट्रायल हो चुका है और इंडियन आर्मी इससे बहुत खुश है और इसको लेना भी चाहती है। आप जानते ही होंगे इसका जो वजन है वो लगभग 68 टन हो चुका है और अभी भी यह उस कैटेगरी में नहीं आया है, उस हल्के टैंक की कैटेगरी में नहीं आया है जिसको हमेशा से ही आर्मी लेने का प्रयास करती थी। पर आर्मी इससे खुश है और इसको लेना चाहती है। डिफेंस एक्सपो में हो सकता है कि इसकी 118 क्वांटिटी का ऑर्डर या क्वांटिटी पर हस्ताक्षर भी हो जाए, खरीदने पर हस्ताक्षर भी हो जाए या इससे ज्यादा क्वांटिटी भी खरीदी जा सकती है। पर मेन बात यह है कि अब इससे भी एडवांस वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है और DRDO इस पर लगा हुआ है। अर्जुन MK2 पर अब काम स्टार्ट कर दिया गया है, इसके प्रोटोटाइप पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। आपको पता है कि इसके लिए अलग से हल और टरेट का डिजाइन बनाया जा रहा है जो कि इसको लगभग 3 टन हल्का करने वाला है, जिसके बाद इसका वजन 65 टन का हो जाएगा। MK2 में MK1 से कुछ 90 इंप्रूवमेंट और किए जाएंगे और MK1A से यह 18 इंप्रूवमेंट ज्यादा हैं क्योंकि ऑलरेडी 72 इंप्रूवमेंट MK1A में किए जा चुके हैं। यह भी खबर सुनने में आई है कि इस MK2 के लिए, इस अर्जुन MK2 टैंक के लिए एक नए इंजन को डिजाइन किया जा रहा है जो कि DRDO प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर कर रही है, जो कि 1400 हॉर्स पावर से लेकर 1800 हॉर्स पावर तक का क्षमता वाला होगा। इससे पहले हम जानते हैं कि इसमें जर्मन 1400 हॉर्स पावर वाला इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, पर आगे आने वाले समय में इसको हटाकर DRDO के डेवलप किया हुआ इंजन ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। हम जानते हैं कि CAA लागू हो चुका है और यह खबर सुनने में आ रही है, यह चीज निकलकर सामने आ रही है कि सीमा पर, बांग्लादेशी बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी वापस रिटर्न हो रहे हैं और इस चीज को BSF ने भी माना है। उनका यह कहना है कि पिछले 1 महीनों से इस प्रकार की वापसी जारी है और यह माना जा रहा है कि CAA के आने के बाद ही इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। इसके अलावा बात करेंगे, इसरो द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था, उसमें नासा के ऑफिशियल्स भी पहुंचे थे। उनके मुताबिक भारत गगनयान जो मिशन कर रहा है उसकी सफलता की वो लोग कामना करते हैं, पर उन्होंने एक चीज ये साफ साफ कही कि जो 99% फेल्योर होता है वो शुरू के 8.5 मिनट में ही होता है। सोलर पैनल डिप्लॉय होते हैं तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ठीक से वो डिप्लॉय ना हो तो उससे बिजली नहीं बनेगी, जिसके कारण इसमें जो बैटरीज लगाई गई हैं, सोलर बैटरीज लगाई गई हैं, वो तुरंत ही बर्न हो जाएंगी और क्रू मेंबर्स को जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो नहीं मिल पाएगी, जिससे कि मिशन फेल हो सकता है। इसलिए शुरुआत के 8.5 मिनट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे और इन्हीं में सफलता और असफलता छुपी हुई है और इसरो यह जानती भी होगी क्योंकि नासा से ऑलरेडी कंसल्ट चल रहा है। इसके अलावा अन्य एजेंसी से भी हमारा कंसल्टेशन चल रहा है। हम जानते हैं कि रशिया भी हमारा साथ दे रहा है, फ्रांस भी हमारा साथ दे रहा है। फ्रांस यह साथ दे रहा है कि वो हमारे मेडिकल टीम को इस काबिल बना रहा है ताकि वो एस्ट्रोनॉट की देखभाल कर सके मिशन में, मिशन से पहले और मिशन के बाद। और रशिया हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। 11 महीनों की रिगरस ट्रेनिंग के बाद एस्ट्रोनॉट हमारे गगनयान में जो सिस्टम है उसको चलाना भी सीखेंगे और तब जाके उनको गगनयान मिशन के लिए भेजा जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।